नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एक वक्त था जब सीबीआई का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे। चारा घोटाला हो या स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला हो या मधु कोड़ा का चर्चित घोटाला, इसकी जांच सीबीआई किया करती थी। उसका दबदबा देखते ही बनता था। चाहे हत्या हो, लूट हो, घोटाला हो, सड़क से लेकर संसद तक सीबीआई जांच की मांग उठने लगती थी। सीबीआई के छापे की खबर सुनते ही आरोपी तो छोड़ दीजिए, स्थानीय प्रशासन तक के हाथ पांव फूलने लगते थे। जब सीबीआई मामले को टेक ओवर कर लेती थी, उसके बाद ईडी की एंट्री होती थी। लेकिन हाल के दिनों में सीबीआई का भौकाल कुछ कम हुआ है। आजकल ईडी का क्रेज चारों तरफ छाया हुआ है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। ईडी वित्तीय अनियमितताओं और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है, जो आजकल अखबारों के आखिरी पन्नों से निकलकर फ्रंट पेज का हेडलाइन बन चुकी है। यूपीए के शासनकाल के दौरान सीबीआई को ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी माना जाता था। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, तब भी कई चर्चित मामलों की जांच की जिम्मेदारी उसे दी गई। हालांकि कुछ मामलों में परिणाम तक नहीं पहुंचने के कारण सीबीआई को कई बार कटघरे में भी खड़ा किया गया। उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल 2013 में उठा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पिंजरे में बंद तोता करार दे दिया था, जो सिर्फ अपने मालिक की बात बोलता है। लेकिन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो उसने सीबीआई को एक बार फिर एक्टिव करने की पुरजोर कोशिश की। सीबीआई एक्टिव भी हुई। जैसे जैसे सीबीआई का दायरा बढ़ा, उसके हाथ भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों के गिरेबान तक पहुंचे। विपक्ष हमलावर होता गया। इसी बीच सीबीआई के दो बड़े अधिकारियों के बीच आपसी लड़ाई इतनी तेज हुई कि देश के लोगों का भरोसा सीबीआई को लेकर हिलने लगा। दोनों ही अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नियम विरुद्ध काम करने और यहां तक कि आर्थिक लेन देन के आरोप भी लगा दिए। एक एसपी रैंक के अधिकारी तो घूस लेते भी पकड़े गए। उस दरमियान कुछ मामलों की जांच में बेवजह तेजी देखी गई, तो कुछ मामलों की जांच धीमी भी हुई। इससे सीबीआई की साख पर आंच भी आई और उसका डर भी कुछ कम हुआ। इसका असर ये हुआ कि भाजपा सरकार में जब सीबीआई ने गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये राज्य लामबंद हो गए। देखते ही देखते राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम की गैर भाजपा शासित सरकारों ने एक के बाद एक अपने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर रोक ही लगा दी। किसी भी मामले की जांच सीबीआई उन राज्यों में तभी कर सकती है जब या तो कोर्ट आदेश दे या फिर राज्य सरकार उसे इजाजत दे। देखते ही देखते सीबीआई पर 9 राज्यों ने पाबंदी लगा दी। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार के पास ईडी को एक्टिव करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी के बाद से ईडी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। पिछले 3-4 सालों में ईडी का दबदबा इतना बढ़ गया है कि हर बड़े घोटाले का खुलासा अब ईडी ही कर रही है। चाहे संजय राउत हों, पार्थ चटर्जी हों, राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी, आज सभी ईडी की परिक्रमा लगा रहे हैं। झारखंड से लेकर बंगाल तक कैश ही कैश ईडी के हाथ लग रहे हैं। आज ईडी की ताकत को देखते हुए विपक्ष उस पर हमलावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से जुड़ी ईडी की शक्तियों को कायम रखा है। क्या है ईडी का अधिकार, कैसे करता है ये भ्रष्टाचारियों पर प्रहार, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पड़ी थी ईडी की नींव। साल था 1956। देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी।
एक वक्त ऐसा आया जब देश को जरूरत महसूस हुई कि विदेशों में चल रहे एक्सचेंज से जो लोग भारत में लेन देन कर रहे थे उनकी जांच की जाए। उस दौरान इस तरीके की जांच के लिए फेरा कानून बना था, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ये आज़ादी के वक्त से ही था। ऐसे में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक यूनिट के प्रस्ताव पर काम करना शुरू किया। इस प्रस्ताव का नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। एक साल के अंदर 1957 में इस यूनिट की शुरुआत भी हो गई। दिल्ली में दफ्तर बनाया गया। टीम में बस एक लीगल सर्विस अफसर था जिसे डायरेक्टर कहा जाता था। कुछ समय बाद आरबीआई से एक अधिकारी को जोड़ा गया। उस अधिकारी को डायरेक्टर का असिस्टेंट बनाया गया। उसके बाद टीम में शामिल किए गए इंस्पेक्टर रैंक के 3 पुलिस अफसर। इस विभाग के 3 बड़े शहरों में ब्रांच खोले गए जहां उद्योग धंधा ज्यादा होता था, यानी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जिन्हें आज मुंबई, चेन्नई और कोलकाता कहा जाता है। ये तीनों मेट्रो सिटी हैं। इन तीनों शहरों में उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। कुछ समय बाद इस विभाग का नाम बदला गया। इन्फोर्समेंट यूनिट की जगह लिखा गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे शॉर्ट में हम ईडी कहते हैं, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। जिन्होंने बनाया उनके लिए ही बन गया जी का जंजाल। जिस संस्था की स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुई, आज वही संस्था उन्हीं के परिवार के लिए जी का जंजाल बन गई है। जिस नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, आज उसी मामले की जांच वही ईडी कर रही है जिसे उनके कार्यकाल में स्थापित किया गया। आज नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी ईडी के दफ्तर की परिक्रमा कर रहे हैं। यकीन मानिए तो देश को यकीन नहीं था कि सोनिया गांधी से भी जांच एजेंसी कभी पूछताछ कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार में कानून ने साबित कर दिया कि कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे सामने सोनिया गांधी ही क्यों न हो। ईडी की यही खासियत है, उसे दबाया नहीं जा सकता। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। यह कानून 2005 में अमल में आया। पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची का दायरा बढ़ाया। इनमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को विशेषाधिकार मिले। एक्ट की अनुसूची के भाग ए में शामिल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का भी अधिकार देता है। ये एक्ट प्रवर्तन निदेशालय को जब्ती, मुकदमा शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच और तलाशी की शक्ति देता है। आरोपी पर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत दे। पीएमएलए के सेक्शन 3, 5, 18, 19, 24 और 45 ईडी को सुपर पावर बनाते हैं। झारखंड से लेकर कश्मीर तक ईडी की डिमांड। ईडी के एक्शन से ये पहली बार हो पाया है जब एक साल के भीतर 3 राज्यों के 4 प्रभावशाली मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। इनमें महाराष्ट्र के तत्कालीन 2 कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं। नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए, जबकि देशमुख को ईडी ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा वसूले 4.7 करोड़ के मामले में की गई है। आरोप है कि ये रकम सचिन वाजे ने मुंबई के कई रेस्टोरेंट और बार ओनर्स से वसूले और देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को दिए थे। इन दिनों ये दोनों भी ईडी की गिरफ्त में हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। हाल में पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी के छापे में पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक
50 करोड़ रुपए से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की तरफ से ये एक्शन रात 12 बजे लिया गया। गिरफ्तारी से पहले संजय राउत से लंबी पूछताछ चली। 60 साल के राउत के खिलाफ ये कार्रवाई पात्रा चौल घोटाले के मामले में हो रही है। वहीं बहुप्रतीक्षित नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे और राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ भी ईडी कर चुकी है। इसे लेकर कांग्रेसियों ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया। एक वक्त सीबीआई को घेरे में ले चुकी ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में चल रही ईडी की कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुई हैं। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर पार्थ चटर्जी पर दोष साबित हो जाए तो ईडी उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिला दे। झारखंड में भी ईडी का खौफ भ्रष्टाचारियों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से लेकर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा तक सभी ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी जल्द ही कश्मीर कूच करने वाली है। तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी नप चुके हैं। राजस्थान में भी ईडी की धमक जल्द देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं कि किन कानूनों के अंतर्गत काम करती है ईडी। ईडी मुख्य तौर पर 3 कानूनों के अंतर्गत काम करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एफईओए। फेमा के अंतर्गत ईडी फॉरेन एक्सचेंज में वायलेशन में जांच करता है। पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया है। एफईओए को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया है। ईडी का अधिकार और ताकत। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। साथ ही देश के अलग अलग शहरों में इसके जोनल ऑफिस हैं। ईडी में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात किए जाते हैं। साल 2009 और साल 2013 में पीएमएलए कानून में कुछ संशोधन किए गए, जिनसे पीएमएलए का दायरा बढ़ा दिया गया। यहीं से ईडी को सीबीआई से भी ज्यादा शक्तियां मिल गईं। टाडा और पोटा जैसे कानूनों के खत्म होने के बाद पीएमएलए भारत का अकेला ऐसा कानून है जिसमें जांच करने वाले ऑफिसर को दिया गया बयान कोर्ट में बतौर सबूत मान्य है। सीबीआई केंद्र, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने पर जांच करती है। इसके अलावा राज्य के मामले में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ईडी को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू करती है। ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब भी वो जांच शुरू कर सकती है। ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों में जांच कर सकती है। इस केंद्रीय एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधियों के खिलाफ जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार हैं। ईडी वित्तीय रूप से किए गए गैर कानूनी कामों पर कार्रवाई का अधिकार रखती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। गिरफ्तारी के समय ईडी कारण बता भी सकती है, नहीं भी बता सकती है। इसके एक जांच अधिकारी के सामने भी दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिलना मुश्किल होता है। फेमा और पीएमएलए मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है।
ईडी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी के मामले भी देखती है। अगर किसी ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखी या विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया है तो इसकी जांच भी ईडी करती है। 27 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 545 पन्नों के इस फैसले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज केस में फंसे लोगों को झटका देते हुए कोर्ट ने पीएमएलए कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछताछ को रोकने के इरादे से ही ईडी के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ईडी के अधिकार को रेखांकित किया। मोदी सरकार में ईडी ज्यादा एक्टिव। यूपीए के 9 साल में ईडी ने सिर्फ 112 छापे मारे थे, जबकि एनडीए के 8 साल में ही 2974 छापे पड़े हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में केंद्र ने बताया कि 2004 से 2013-14 के बीच ईडी ने 112 छापे मारे थे। वहीं अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 2974 छापे मारे गए। मोदी सरकार के 8 साल में ईडी की कार्रवाई में तेजी आई है। ईडी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 3555 केस दर्ज किए गए और 99,355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अगर पिछली यूपीए सरकार की बात की जाए तो 9 सालों में यानी जुलाई 2005 से मार्च 2014 तक 1867 केस दर्ज किए गए थे। यूपीए सरकार में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 4156 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 महीनों में 7833 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है और 785 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा यूपीए सरकार के 9 साल के मुकाबले 88% तक ज्यादा हैं। अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक देश में मनी लॉन्ड्रिंग के कुल 395 केस दर्ज हुए थे और 8,989.26 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी। कुल पिछले 8 सालों में ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त और अटैच की है। वहीं यूपीए के 9 सालों में 4156 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।